आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। चुनाव से पहले फ्री की रेवड़ियां बांटने का ऐलान करने से लेकर हर वो काम जिससे पार्टी को फायदा पहुंच सके वो केजरीवाल की पार्टी करने में आगे रहती है। अब पहलवानों के आंदोलन पर भी केजरीवाल की पार्टी की नजर पड़ गई है। दरअसल दिल्ली में पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, जिसमें विपक्ष में बैठी हर राजनीतिक पार्टी अपनी जरूरत के हिसाब से अपना मकसद साध रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के बीच एक पार्टी है जो इन पहलवानों के बहाने हरियाणा में अपने विस्तार की संभावना तलाश रही है। ये पार्टी और कोई नहीं है, ये पार्टी उस आम नेता की है जो 45 करोड़ की सजावट वाले घर में रहता है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, यह है सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो पहलवानों के धरने को सीढ़ी बनाकर हरियाणा में अपना विस्तार देख रही है। बताते हैं आपको कैसे अपनी इस रिपोर्ट में। दरअसल जो खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनमें से अधिकांश हरियाणा से आते हैं, जो दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है। हरियाणा में अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप ने जब से पिछले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव जीतकर वहां सरकार बनाई है, तब से केजरीवाल अपने गृह प्रदेश हरियाणा को लेकर उत्साहित हैं। ऐसे में पिछले कुछ महीने से हरियाणा में शिथिल पड़ी आप को अब लगता है कि पहलवानों को समर्थन देकर जाट वोटरों से बतौर सहानुभूति वोट हासिल किया जा सकता है। हरियाणा में जाटों की आबादी करीब 20 से 25% है, जबकि पंजाब में वो 20 से 35% है। इसके अलावा पंजाब और दिल्ली से सटे होने के कारण आप सरकारों के कामकाज का फायदा भी मिलने की उम्मीद पार्टी को है। ऐसे में बीती रात पुलिस और पहलवानों के बीच हुए कथित बवाल को लेकर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ इतना गलत बर्ताव, ये बेहद दुखद और शर्मनाक है। घमंड में पूरी भाजपा का दिमाग खराब हो चुका है। ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी के सहारे सिस्टम हाँकना चाहते हैं। पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है। देश के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब बस, अब और नहीं। भाजपा की गुंडागर्दी बर्दाश्त मत करो। भाजपा को उखाड़ने के साथ अब इन्हें भगाने का वक्त भी आ गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में सड़क पर उतरने का भी ऐलान किया है। मतलब आम आदमी पार्टी पहलवानों के जरिए अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। सीएम केजरीवाल का बंगला रेनोवेशन मामला सीएम साहब के लिए सिर का दर्द बन गया है। भाजपा इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वो आम आदमी पार्टी के बीच इस बात को स्थापित कर देना चाहती है कि जो भी व्यक्ति अपने आप को आम आदमी बताता है वो बिल्कुल आम नहीं है। वो आपके पैसे की लूट खसोट कर अपने ऐशो आराम के लिए उसको खर्च कर रहा है। उसे आपकी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। जब आप कोरोना काल में अपने स्वजनों की बेहतर जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब ये आम से दिखने वाले सीएम अपनी सुख सुविधा से इजाफा करने के लिए खास चीजों का प्रबंध कर रहे थे। भाजपा का पूरा सिस्टम सीएम केजरीवाल से सवाल कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल ने सियासी चुप्पी साध रखी है। भाजपा की ओर से मोर्चा संभाला राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने और लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए बताते हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि जितने रुपए रेनोवेशन के नाम पर खर्च किए गए थे, उतने में न जाने कितने प्रधानमंत्री आवास और नए घर बन जाते। सीएम केजरीवाल के बंगले के मुद्दे को लेकर बीजेपी के नेता केजरीवाल आवास के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी शामिल हुई। केजरीवाल पर तंज कसते हुए मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जब लोग कोरोना वायरस के समय में ऑक्सीजन और दवा के लिए परेशान थे, तो दिल्ली के सीएम अपने घर को रेनोवेट कर रहे थे। मीनाक्षी लेखी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। घर को रेनोवेट करने में पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया। भाजपा ने आम आदमी पार्टी से आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित संलिप्तता पर सफाई देने की मांग भी की। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता के दौरान खबरों का हवाला देते हुए सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में रेस्टोरेंट के समय में बदलाव आम आदमी पार्टी नेताओं से जुड़े किसी वाणिज्यिक करार के कारण किया गया था। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सचिव द्वारा दिए गए उस बयान से जुड़ी खबरों का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि शराब ठेकेदारों के लिए कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% करने का निर्णय जिस बैठक में लिया गया था, उसमें कथित तौर पर केजरीवाल भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी के नेताओं के कारनामे लगातार बाहर आ रहे हैं। अब जांच एजेंसी ईडी ने एक बार और बड़ा खुलासा किया। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी पूरक चार्जशीट में कई बड़ी बातें कही।
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने साउथ ग्रुप की लीकर लॉबी से 100 करोड़ रुपए की घूस ली और इसका इस्तेमाल साल 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में किया। ईडी ने शराब घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले की जांच के बाद अपनी पूरक चार्जशीट में ये बात कही है। दिल्ली की एक अदालत ने इस चार्जशीट पर संज्ञान लिया। ईडी का आरोप है कि जांच में पाया गया है शैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक राजेश जोशी और कई अन्य लोग पूरे अपराध को अंजाम देने में कई जगह शामिल थे। ईडी का आरोप है कि शैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने न सिर्फ बैंकिंग चैनल के जरिए पेमेंट दिए बल्कि हवाला नेटवर्क के जरिए कैश पेमेंट भी दिए और सही मायने में इन पैसों का फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ, जिससे पैसों का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। इसमें कहा गया है मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पीएमएलए के तहत पिछले साल शुरू हुई गई थी। जांच में पाया गया कि 30 करोड़ रुपए हवाला नेटवर्क के जरिए ट्रांसफर किए गए थे। ये पैसा गोवा में चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन के लिए वेंडरों को दिए गए थे। ईडी ने कहा कि ये पेमेंट बैंकिंग चैनल और कैश दोनों ही तरीके से दिए गए थे। इसके पहले पिछले महीने ईडी की तरफ से जो चार्जशीट एक स्थानीय अदालत में दायर की गई थी उसमें कहा गया था कि 80 लाख रुपए का बाद में पता चला, जो कि वेंडरों को प्रचार और आम आदमी पार्टी के लिए सर्वे कराने के सिलसिले में दिए गए थे। आरोप लगाया गया कि पैसों के लेन देन की ये कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं और इससे पता चलता है कि पूरे अपराध 100 करोड़ रुपए शामिल है और इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए किया गया था। इसमें मंत्री और आम आदमी पार्टी सरकार के सहयोगी भी शामिल थे और जो शराब घोटाले के आर्किटेक्ट हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले भी इन सभी आरोपों से इनकार कर चुकी है। हाल ही में ईडी के द्वारा दायर किए गए चार्जशीट को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का नाम आने की बात कही गई, लेकिन राघव चड्ढा ने सामने आकर साफ कहा कि उनका नाम किसी भी आरोपी या संदिग्ध के तौर पर ईडी के शिकायत पत्र में नहीं है और न्यूज रिपोर्ट में उनका नाम शराब घोटाले में आने को लेकर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो तथ्यात्मक तौर पर गलत है। उन्होंने साफ कहा कि ये उनकी छवि खराब करने की कोशिश है। आपको बता दें, अब तक इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला सीएम केजरीवाल और पूरी आप पार्टी के लिए गले की हड्डी साबित हो रहा है। यकीनन आप या आपके किसी नेता ने नहीं सोचा होगा कि केंद्रीय जांच एजेंसी घोटाले की जांच इतनी गहराई तक करेगी कि एक दिन आपके नंबर 2 के कट्टर ईमानदार नेता का जेल से छूटना दुश्वार हो जाएगा। सीएम केजरीवाल और आपकी समझ से परे हो गया है कि इस जांच के फंदे से अपना गला कैसे बाहर निकाले। जांच एजेंसी का खौफ ऐसा है कि अगर गलती से भी आपके किसी दूसरे नेता का नाम वो अपनी रिपोर्ट में किसी दूसरे संदर्भ में भी दर्ज कर ले तो आपके क्रांतिकारी नेता घबराकर राजनीतिक हल्ला करने लगते हैं। जो आपके नेता ये कहते नहीं थकते थे कि हमें जेल जाने से डर नहीं लगता है, उनके मन में ईडी का ऐसा खौफ हो गया है कि शायद वो उस गली से भी निकलना पसंद नहीं करते जहां उसका जिक्र भी हो जाए, क्योंकि पूरी आपको पता है कि पहले ही मनीष सिसोदिया के जेल जाने से उसकी विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हुआ है। उसे ही अभी वो जनता के बीच भर नहीं पाए हैं। अगर अब एक और किसी नेता की गिरफ्तारी होती है तो आपके सामने अपने अस्तित्व का खतरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। वहीं मनीष सिसोदिया को किसी फौरी राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। अब ईडी ने कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपी तो उसमें सीधे तौर पर सिसोदिया को भी दोषी बनाया है। क्या कुछ हुआ है कोर्ट में बताते हैं आपको। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की। इसमें ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया 29वें आरोपी है। ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लगभग 2500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। आबकारी नीति में उनके खिलाफ सीबीआई भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। बता दें कि ईडी ने सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को लंबे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की गिरफ्तारी के मामले में जमानत के लिए सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की। तो देखा आपने कैसे सिसोदिया मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले सिसोदिया अब बुरी तरह से घिर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की एक पुरानी आदत रही है कि अनाप शनाप कुछ भी आरोप लगाओ और भाग जाओ, और ये आदत आम आदमी पार्टी के शीर्ष से लेकर कार्यकर्ता तक के स्तर के हर नेता की हो गई है। ऐसा ही एक आरोप संजय सिंह ने भी देश की केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय पर लगा दिया था। वो आरोप भी तथ्यहीन निकल गए और आरोपों पर ईडी ने पलटवार करते हुए संजय सिंह की पोल खोलकर रख दी।
दरअसल संजय सिंह समेत अरविंद केजरीवाल ईडी पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया। ईडी ने करारा जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। क्या कुछ कहा ईडी ने, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की चार्जशीट में गलती से नाम शामिल किए जाने के मुद्दे पर ईडी ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाया। संजय सिंह के भेजे गए जवाब में ईडी ने साफ कर दिया कि सच्चाई जानते हुए भी मीडिया के सामने गलत बयानबाजी करना कानूनन अपराध है और ऐसा नहीं करने की सलाह दी। ईडी के वकील जुहेब हुसैन की ओर से संजय सिंह के वकील महेंद्र सिंह बेदी को भेजे गए जवाब की कॉपी मीडिया के पास मौजूद है। 29 अप्रैल को यह जवाब संजय सिंह के वकील की ओर से 22 अप्रैल को भेजे गए लीगल नोटिस पर दिया गया। ऐसा ही लीगल नोटिस 22 अप्रैल ईडी निदेशक को भेजा गया है। जुहेब हुसैन ने ईडी और निदेशक दोनों ही की ओर से अलग अलग जवाब संजय सिंह को भेजे हैं। संजय सिंह को भेजे गए ईडी के जवाब के अनुसार आबकारी नीति घोटाले की चार्जशीट में कुल 4 स्थानों पर संजय सिंह का नाम आया है। 3 स्थान पर संजय सिंह का नाम सही है, लेकिन एक स्थान पर गलती से दिल्ली आबकारी आयुक्त राहुल सिंह की जगह गलती से संजय सिंह का नाम आ गया था। इस गलती का पता चलते ही 20 अप्रैल को ईडी ने अदालत के सामने से सुधारने का आवेदन दाखिल कर दिया। यानी संजय सिंह की ओर से लीगल नोटिस भेजे जाने से पहले ही ईडी अदालत से इस गलती को सुधारने की अपील कर चुकी थी, लेकिन संजय सिंह और केजरीवाल इस पर राजनीति कर ईडी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में ईडी ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी की पोल खोलकर रख दी। वहीं ईडी के इस खुलासे के बाद बीजेपी ने केजरीवाल एंड कंपनी पर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं और ईडी की चिट्ठी में ये भी बात नहीं लिखी गई है। बीजेपी के दिल्ली चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के नेता झूठ और भ्रम फैलाने की मशीन है, पर इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी और जो ईडी ने पत्र में लिखा ही नहीं वो मजमून पढ़ दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी नेताओं ने ईडी के वकील का पत्र पढ़ा होता तो उन्हें ये मालूम होता कि ईडी के वकील ने उन्हें बरी नहीं किया, बल्कि उनसे कहा है कि मामला अदालत के संज्ञान में है। ऐसे में बेहतर होगा कि ये मीडिया में बयानबाजी एवं ट्रायल ना करें और अपना कानूनी नोटिस वापस लें। तो देखा आपने कैसे संजय सिंह ईडी को कटघरे में खड़ा करने के चक्कर में खुद घिर गए हैं। शरद पवार ने जैसे ही एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया, वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई। पवार के इस्तीफे के बाद महाविकास अघाड़ी के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस वक्त महाविकास के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक कहावत यह है कि लोग ऐसे ही लड़ कर मर जाएंगे। ये कहावत महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के गठबंधन पर एकदम सटीक बैठती है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के घटक दलों के बीच जन्मे अंतर विरोध की, और ये विरोध स्वाभाविक भी थे, क्योंकि इस गठबंधन का सृजन कई परिवारवादी पार्टियों के महत्वाकांक्षाओं को शांत करने के लिए जो किया गया था। इस अप्राकृतिक गठबंधन ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अस्थिरता पैदा कर दी, जिसकी नियति से निकले एकनाथ शिंदे, जिन्होंने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र को एक मजबूत और प्रगतिशील सरकार दी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को अस्थिर करने वाले महाविकास में ही सब कुछ अस्थिर हो गया। पवार के पीछे हटते ही कांग्रेस और ठाकरे गुट शिवसेना में तू तड़ाक शुरू हो गई। क्या है खबर, आपको बताते हैं। पवार के ऐलान के एक दिन बाद ही कांग्रेस और शिवसेना में खटपट शुरू हो गई। इधर उद्धव ठाकरे सेना पवार के इस्तीफे को बड़ा झटका बता रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्यसभा सांसद संजय राउत को कड़े शब्दों में सलाह दे डाली। पटोले ने राउत से कहा कि कांग्रेस के काम में दखल ना दीजिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राउत कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, इसीलिए उन्हें पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे और एनसीपी एमवीए का हिस्सा है। दरअसल राउत ने ये कह दिया था कि कांग्रेस में भले ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन फैसले राहुल गांधी लेते हैं। इस पर पटोले ने साफ कर दिया कि राउत को गांधी परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर कोई बयान नहीं देना चाहिए। राउत ने पवार के इस्तीफे के ऐलान पर कहा कि शरद पवार का इस्तीफा देश की राजनीति के लिए बड़ा झटका है, लेकिन अगर ऐसा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है तो निश्चित ही देश और महाराष्ट्र में उथल पुथल होगी। हम आने वाले दिनों में तय करेंगे कि क्या करना है। हम पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। तो देखा आपने कैसे एमवीए के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर मुसीबत में फंस गए हैं, जहां से निकल पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस राहुल गांधी को इस मुसीबत से निकालने के लिए बेचैन है, लेकिन कोर्ट के फैसले राहुल के खिलाफ जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका में व्यक्तिगत रूप से पेशी में छूट की मांग की थी।
कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना होगा। राहुल गांधी के खिलाफ राजधानी रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उनको लेकर ही राहुल ने एक याचिका लगाई थी जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिंह ने बहस की, वहीं राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दोष सिद्धि के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस चरण में उन्हें संरक्षण नहीं प्रदान किया जा सकता। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ग्रीष्मावकाश के बाद अंतिम आदेश सुनाएगा। आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट में 8 मई से 3 जून तक ग्रीष्मावकाश है। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद तत्कालिकता का हवाला देते हुए अदालत से अंतरिम या फिर अंतिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। मोदी सरनेम मामले में सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था। वो केरल की वायनाड संसदीय सीट से 2019 में निर्वाचित हुए थे। सत्र अदालत ने भी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ गांधी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब इसी तरह राहुल गांधी को कोर्ट से झटका लगता है तो 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस को सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।